हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बाबर से संबंधित टॉपिक चल रहा था। हमने इससे पहले देखा था कि बाबरनामा जो उनकी आत्मकथा है, मतलब तुझ के बाबरी, वो आत्मकथा हमने देख ली थी 2 भागों में, पहला भाग भी और दूसरा भाग भी। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने उसमें करा दिए थे आपको। दोस्तों, इसी के क्रम में आज हमारा जो टॉपिक है वह है पानीपत का प्रथम युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है और अब हमारा जो टॉपिक है वो बाबर के युद्धों से ही संबंधित होगा। ये इसका पहला महत्वपूर्ण युद्ध था और इसी के जीत के उपरांत बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना या नींव रखी। तो दोस्तों, अब हम आज इस टॉपिक में, ये पहला भाग है, इसमें पानीपत का जो प्रथम युद्ध है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं वो सभी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की और देखते हैं इस वीडियो में और इस टॉपिक का पहला प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था? तो किसकी विजय हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना में कितने सैनिक बताए हैं? तो दोस्तों, बाबर ने इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक, कितने सैनिक बताए? 1 लाख सैनिक बताए हैं और 10,000 क्या बताए थे? हाथी। 10,000 हाथी बताए थे और अपने पास 12,000 सैनिक बताए थे। और इसमें अलग अलग भी मिलता है, अलग अलग जितने भी इतिहासकार हैं उन्होंने सबने अलग अलग बताया है। जैसे मिर्ज़ा हैदर ने बताया है अपनी तारीख़ रसीदी में, उन्होंने बताया कि इब्राहिम सैनिकों की संख्या 1 लाख से ऊपर थी और बाबर की 10,000। अहमद बदायूनी अब्दुल्ला के अनुसार इब्राहिम के पास 1 लाख थी। ठीक है, और इसके बाद अब्बुल फजल और फरिश्ता ने भी 1 लाख से ही ज़्यादा बताई है, जबकि बाबर की 15,000 बताई है। ठीक है दोस्तों, एक और है, जदुनाथ सरकार के अनुसार इब्राहिम की सेना में पूरी तरह लैस 20,000 घुड़सवार और इतने अफगान मुखियाओं द्वारा भेजे गए घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने पास पानीपत के प्रथम युद्ध में कितने सैनिक बताए हैं? तो दोस्तों, बाबर ने कितने बताए हैं अपने बाबरनामा में लिखता है जब वो, तो बाबर ने अपने जो सैनिक बताए हैं वो बताए हैं 12,000। 12,000 सैनिक बताए हैं बाबर ने अपनी सेना के सैनिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तोपखाना किसने चलाया था? तो तोपखाना किसने चलाया था? तो तोपखाना बाबर के पास उस्ताद अली के नेतृत्व में प्रभावी तोपखाना था और जो तोपखाना चलाया वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने चलाया। तो दोनों ने चलाया। तो हमारा उत्तर है ऑप्शन 3, दोनों, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां, इन दोनों ने तोपखाना व्यवस्थित किया। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, तोपखाने के पीछे किसके नेतृत्व में अग्रगामी रक्षक दल, जिसे हरावल भी कहते हैं, का जमाव था? तो तोपखाने के पीछे खुसरो कोकल ताश व मोहम्मद अली जंग के नेतृत्व में अग्रगामी रक्षक दल हरावल का जमाव था। तो किसका था? खुसरो लोकतल ताश का भी था और मोहम्मद अली जंग का भी जमाव था। ठीक है, तो इसका उत्तर है दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किसकी अध्यक्षता में अनुभवी कोतल सेना थी?
तो किसकी अध्यक्षता में कोतल सेना थी? तो इसका जो सही जवाब है, देखिए, जहाँ पर बाबर था, ठीक है, बाबर के दूसरी तरफ उसके पीछे, ठीक है दोस्तों, अब्दुल अजीज़ की अध्यक्षता में अनुभवी घोड़सवारों की कोतल सेना थी, ठीक है दोस्तों, किसकी? अब्दुल अजीज़, ठीक है, अब्दुल अजीज़ की अध्यक्षता में अनुभवी घुड़सवारों की कोतल सेना थी, ठीक है। तो अब्दुल अजीज़ हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, तुलुगमा विधि बाबर ने किससे सीखी थी? तो तुलुगमा विधि बाबर ने किससे सीखी थी? तुलुगमा विधि बाबर ने मध्य एशिया के उज़्बेकों से सीखी थी। यह सेना का वह भाग हुआ है जो सेना के दाएं व बाएं भागों के किनारे कोतल अथवा इल्तुतमिश दल रिजर्व सेना में खड़ा तथा चक्कर काटकर शत्रु के पीछे ध्वंसात्मक आक्रमण करता है। चलिए इसका सही उत्तर क्या है? ये सीखी थी उज़्बेकों से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, वंदना पाराशर के अनुसार बाबर की कुल सेना कितने खंडों में विभाजित थी? ठीक है दोस्तों, तो बाबर की कितने खंडों में विभाजित थी? तो वंदना पाराशर के अनुसार बाबर की कुल सेना अग्रगामी दल, रक्षित दल, मध्य भाग का बायां भाग या बरानागर और दायां भाग या जरानगर, दाई तुलगमा और बाई तुलगमा अर्थात 9 खंडों में विभाजित थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी 9 खंड बताए। तो बाबर की सेना 9 खंडों में विभाजित थी और इब्राहिम लोदी की 4 खंडों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस्मानी विधि को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये जो जाता है, ये श्रेय ये जाता है बाबर को। ठीक है फ्रेंड्स, बाबर को जाता है उस्मानी, या इसे रूमी विधि भी कहते हैं। क्या? रूमी विधि, रूमी विधि। तो उस्मानी विधि या रूमी विधि का श्रेय भारत में लाने का बाबर को जाता है। और ये उस्मानी विधि है क्या? ये तोप सजाने की एक विधि है और जिसका उपयोग सबसे पहले उस्मानियों ने 1514 ईस्वी में ईरान के शाह इस्माइल के विरुद्ध चाल्दी रान के युद्ध में किया था। ठीक है, तो याद रखना, सबसे पहले चाल्दी रान के युद्ध में इसका उपयोग हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर ने बंदूकों का प्रयोग किसने या किन से सीखा था? ठीक है, किन से सीखा था, यहाँ पर किन से। ठीक है दोस्तों, तो बाबर ने बंदूक चलाना, ठीक है, या बंदूकों का प्रयोग किससे सीखा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ईरानियों से। ठीक है, ईरानियों से सीखा था। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बाबर ने गतिशील घोड़ों का सफल संचालन किसने सीखा था या किन से सीखा था? यहाँ पर ये भी गलती है, किन से। ठीक है दोस्तों, तो किन से सीखा था सफल घोड़ों का संचालन? तो ये सजातीय तुर्कों से, मतलब जो उनकी अपनी जाति थी वो तुर्कों से सीखा था। ठीक है दोस्तों, तुर्कों से सीखा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी की सेना कितने खंडों में विभक्त थी? तो दोस्तों ये 4 खंडों में विभक्त थी और ये जो 4 खंड हैं वही परंपरागत रूप से देखने को मिलते हैं। कौन से थे? अग्रगामी, रक्षक दल, केंद्रीय दल और दाहिना दल या बाया दल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपने पांव संकल्प की रकाब में रखे और अपने हाथ में ईश्वर के भरोसे की लगाम ली, यह किसने कहा था? ठीक है, ये तो दोस्तों ये कथन किसका है? तो ये बाबर का है। जिस समय युद्ध लड़ने के लिए चलाओ, तो ये उसने बोला था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दोनों सेनाएं आमने सामने कब खड़ी हुई थी? ठीक है दोस्तों, तो दोनों सेनाएं आमने सामने कब खड़ी हुई थी? तो दोनों कौन सी सेनाएं? तो बाबर की सेना और इब्राहिम लोदी की सेना। तो ये दोनों आमने सामने कब खड़ी हुई थी? तो ये 12 अप्रैल 1526 को खड़ी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आमने सामने। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, कितने दिन तक किसी सेना ने आक्रमण की शुरुआत नहीं की थी?
ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो गई थी 12 अप्रैल को। ठीक है, और युद्ध कब शुरू हुआ? 21 अप्रैल को। तो दोस्तों 8 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रही, किसी ने भी युद्ध करने की शुरुआत नहीं की। ठीक है, तो ध्यान रखना है 12 तारीख में आमने सामने खड़े हो गए थे और 12, 8, 20, 21 तारीख में युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, सुबह 10 बजे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बाबर की तरफ से किसने सर्वप्रथम युद्ध शुरू किया था? तो दोस्तों ये जो युद्ध शुरू किया था सर्वप्रथम अकबर की तरफ से किया था, बाबर की तरफ से किया था, और ये किया था मेहंदी ख्वाजा ने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना आप, ये जो युद्ध शुरू हुआ था बाएं भाग की सेना में से सर्वप्रथम मेहंदी ख्वाजा ने युद्ध शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, तो बाएं भाग की तरफ से, यहाँ पर ध्यान रखना हमारा उत्तर है ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, और ये बाएं भाग से। ठीक है, बाएं भाग से। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस भाग से शुरू किया था, किस भाग में खड़े थे मेहंदी ख्वाजा। ठीक है दोस्तों, तो बाबर की तरफ से सबसे पहले जो युद्ध शुरू किया मेहंदी ख्वाजा ने शुरू किया, जो बाएं भाग की सेना में थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रातःकाल से युद्ध प्रारंभ होकर युद्ध कब तक चलता रहा? तो दोस्तों ये दोपहर तक चलता रहा, और इसके बाद दोपहर के बाद क्या हुआ, इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, और ऐसा पहला शासक था जो वीरगति को प्राप्त हो गया, कहाँ पर? युद्ध में ही। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना लड़ाई में मारा गया सुल्तान इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो अपने आदमियों के घेरे के भीतर आ गया। ठीक है, और फिर उसकी हत्या हो गई, मतलब वो मारा गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो वीरगति को प्राप्त हुआ किसी युद्ध क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस भाग का अंतिम प्रश्न है। तो देखते हैं सभी, कौन सैनिक लाशों के ढेर में से इब्राहिम का सिर लाया था? ठीक है दोस्तों, तो किसका सिर लाया था? इब्राहिम लोदी का सिर कौन लेकर आया था? तो ये से पूछ सकते हैं। तो इब्राहिम लोदी का सिर लाशों के ढेर में से कौन लेकर आया था, इस तरह पूछ सकते हैं, तो किसी तरीके से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लाशों के ढेर में से इब्राहिम लोदी का सिर लाया था, तो ये ताहिर तिबरी नामक सैनिक था, और लाशों के ढेर में से इब्राहिम का सिर लाया था। ठीक है दोस्तों, और बाबर ने पानीपत में ही ईंटों से इब्राहिम लोदी का मकबरा बनवाकर उसे दफना दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है? ताहिर तिबरी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे पहले भाग के महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरे भाग में और महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।